दर्शकों, मैं आपको और जो बोल रहा हूं वो प्लीज कान खोलकर सुनिएगा, कान खोलकर। जब भी कोई व्यक्ति, आम बोलचाल की भाषा में समझाने की कोशिश करूंगा आपको, समझिएगा कि जब कोई व्यक्ति, आप अपने आसपास ही देखिए, आसपास में रहने वाला जब कोई बहुत अच्छा करता है, एक व्यक्ति, चाहे वो अच्छे मार्क्स हो, स्कूल कॉलेज में, नौकरी में बहुत अच्छा कर रहा हो, पैसे अच्छे कमा रहा हो, अच्छी गाड़ी ले आता हो, तो सबसे ज्यादा चिढ़ने वाले या ईर्ष्या रखने वाले लोग उसके पड़ोसी होते हैं। और ये रियलिटी है, इसको आप नकार नहीं सकते। हालांकि ऐसा होना नहीं चाहिए। हम सब के माँ बाप, मेरे, आपके, सबके बड़ों ने यही समझाया है कि देखो बेटा, दूसरे की खुशी में खुशी रखो, लेकिन ये एक ह्यूमन नेचर है कि दूसरे को बढ़ता देख के अगला चिढ़ता है। इसे आप चिढ़ना कहिए, ईर्ष्या कहिए, लेकिन सबको यह समझाया गया है कि मत रखो ये सब, लेकिन ये रियलिटी है। साइकोलॉजिस्ट इसको ह्यूमन नेचर कहते हैं। ह्यूमन नेचर ऐसी होती है कि दूसरे को आगे बढ़ता देख आपको ईर्ष्या होती है कि नहीं, पूछ रहा हूं। ईर्ष्या को रोक पाना बहुत ज्यादा आसान नहीं है। जब तक आप बिल्कुल, मतलब जिसे निर्वाणा कहते हैं, वही आप अचीव ना कर लें, जब तक गौतम बुद्ध ही ना बन जाएं आप, तब तक आसान नहीं है ईर्ष्या को मेंटेन करना। लेकिन उस ईर्ष्या पर आप क्या करते हैं समझिएगा। उसके बाद मैं टॉपिक पर जा रहा हूं, क्योंकि फिर आप समझ पाएंगे। मैं आपको एक ये एनालॉजी दे रहा हूं, कंपैरिजन। दर्शकों, 10% ही ऐसे होते हैं जो अपने आप पे मेहनत करते हैं और कोशिश करते हैं कि वो जो सबसे आगे बढ़ रहा है उसको टक्कर दे सके। वो अपने आप को बेहतर करने वाले सिर्फ 10% होते हैं। बाकी 90% ईर्ष्या रखते हैं। जो आगे कर रहा है होता है, उसके खिलाफ षड्यंत्र रचने का काम करते हैं, उसको पीछे खींचने का काम करते हैं। सही है या गलत है? ऐसे ही होता है ना, कि जो आगे बढ़ रहा है उसको पीछे खींचने की कोशिश करते हैं। अब यही मैं आपको समझाना चाह रहा हूं कि यहां दर्शकों, भारत के साथ एग्जैक्टली ये हो रहा। 2014 के बाद प्रधानमंत्री मोदी ने यह टैगलाइन दिया कि जीरो टॉलरेंस टुवर्ड्स करप्शन, न खाऊंगा न खाने दूंगा, देश को आगे बढ़ाऊंगा, सिंगल हैंडेडली, सिंगल टारगेट, एक टारगेट, देश को विकास के राह पे चलाना, न खाऊंगा न खाने दूंगा, राष्ट्र सर्वोपरि, यानी राष्ट्र सबसे पहले, राष्ट्र को विकास की राह पे चलाना है, सबको साथ लेकर आगे चलाना है, सब भारतीयों को। ये सबने देखा। 14 में लोगों को भरोसा नहीं, 15, 16, 17, 18, 19 में दोबारा जीते। 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था की बात की, दुनिया के में सबसे तेजी से बढ़ती हुई इकोनॉमी की बात की प्रधानमंत्री ने। 681.68 बिलियन डॉलर रिकॉर्ड फॉरेन रिजर्व्स हैं आज भारत के पास। ये जितने भी मापदंड मैंने आपको भी गिनवाए हैं, ये क्या दिखाता है कि भारत की तुलना उसके आसपास वाले पाकिस्तान, श्रीलंका, नेपाल, श्रीलंका, मालदीव्स, ये सब छोड़ दीजिए आप, बर्मा, ये हमारे विश्व के जो 2-3 सबसे बड़े देश हैं, उनसे हमारी टक्कर है। हमारी टक्कर चाइना से है, रशिया दोस्त है लेकिन उससे भी है, अमेरिका कहा जाता है दोस्त है लेकिन उससे है। और जब कोई बहुत अच्छा कर रहा है, जिससे उम्मीद नहीं होती, वो जब बहुत अच्छा करता है, तो जैसे क्लास में जो सबसे बढ़िया मार्क्स लाने वाले चिढ़ नहीं जाते हैं। आप समझ पा रहे हैं? या नौकरी में कोई एक आम व्यक्ति अचानक बहुत अच्छा करने लगे, उसको अप्रेजल्स मिलने लगे बहुत अच्छा, तो जो बाकी बॉस के आसपास बैठे वाले लोग होते हैं वो बहुत चिढ़ जाते हैं। नाउ आर यू एबल टू अंडरस्टैंड? ये 5 ट्रिलियन इकोनॉमी की बात जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की, तो ये सपना कोई आसपास का देश हमारा देख सकता है क्या? नहीं देख सकता। तो उनको ईर्ष्या हो रही है पड़ोसियों को, वो ठीक है। मेरे को पड़ोसियों की ईर्ष्या से इसलिए दिक्कत नहीं है क्योंकि ना पाकिस्तान हमारा कुछ बिगाड़ सकता है, ना नेपाल, चाइना जरूर, उस पर हमारी पैनी नजर है, ना श्रीलंका, ना बांग्लादेश। और ये रियलिटी है। ये जो 3 नेता आप देख रहे हैं दूसरी तरफ, इनसे है हमारी टक्कर। और इनको पता है कि आगे आने वाले 10 साल अगर भारत इसी प्रगति पथ पर रहा, गुरु प्रकाश पासवान जी, तो इन तीनों में से किसी एक का पायदान भारत के पास होगा। उसमें चीन है, उसमें रूस है और उसमें अमेरिका है। और ये सारे देश
प्रधानमंत्री, क्या चीन के राष्ट्रपति को हमने झूला नहीं झुलाया? झुलाया। क्या हम व्लादिमीर पुतिन से नहीं मिले? क्या हम अमेरिका कई बार नहीं गए? गए। समझाने की कोशिश की कि देखिए, आपको हमसे घबराने की कोई जरूरत नहीं है। यू हैव नथिंग टू लूज विद इंडियाज ग्रोथ। अगर भारत बढ़ता है तो उससे आपको कोई नुकसान कभी नहीं होगा। लेकिन जैसे होता है ना, 90% लोग वही होते हैं जो आपको पीछे खींचना चाहते हैं। आपको क्या लगता है जो बांग्लादेश में हुआ, इज इट ओनली फॉर बांग्लादेश? आपको नहीं लगता कि भारत की ग्रोथ से अमेरिका आपसे चिढ़ता है? कि नरेंद्र मोदी भारत की ग्रोथ से चीन हमसे चिढ़ता है? रशिया हमको वेपन्स बेचता है, हमारा बहुत पुराना मित्र है। लेकिन जब हम मेड इन इंडिया की बात करते हैं, जब प्रधानमंत्री मोदी ने आके 14 में बोला कि भारत में बनाएंगे, और हमने 2500 ऐसी चीजें हमारे डिफेंस सेक्टर में खोल दी जो हमें इंपोर्ट करने की जरूरत नहीं है, तो आपको नहीं लगता कि रूस को दिक्कत होगी? ये लाजमी है, ये लाजमी है। यू कैन नॉट चेंज इट, दिस विल हैपन, बट दिस इज इनएविटेबल, जिसको कहते हैं कि इससे रोका नहीं जा सकता। भारत अपनी विकास गति को रोकेगा नहीं। और इसीलिए कोई अंतरराष्ट्रीय ताकत, नो इंटरनेशनल पावर, चाहे चाइना हो, चाहे अमेरिका हो, चाहे रूस हो, एक स्ट्रॉन्ग नेतृत्व भारत में पसंद नहीं करते। वो अपना फायदा देख रहे हैं, हम उनको गलत कहें, वो अपना फायदा देख रहे हैं, हमें अपना फायदा देखना है, भारत को अपना फायदा देखना है। इसीलिए जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि देश सर्वोपरि, राष्ट्र सर्वोपरि, हमें अपना देखना है, लेकिन अपना देखने में हम बहुत दुश्मन बना। क्या हम उसको रोक सकते हैं? नहीं रोक सकते। आप दुनिया की सबसे बड़ी मार्केट बन गए हैं, आप डेमोक्रेसी हैं, चीन की तरह कम्युनिस्ट नहीं है आप डेवलपमेंट के सारे पैरामीटर्स को तोड़ते हुए आप आगे निकल रहे हैं। इससे किसको दिक्कत हो रही है? उन 10% लोगों को नहीं, जो मेहनत करके भारत की डेवलपिंग इकोनॉमी को टक्कर देना चाहते हैं, उनको हो रही है, जो ऑलरेडी बैठे हुए हैं ये मठाधीश, दुनिया के मठाधीश, वो 3। और ये जो फायर सर्कल की मैं बात करता हूं, ये चाइना का MSS हो, अमेरिका का CIA हो और रशिया का FIS हो, इनका क्या काम है? इनका काम ही है ये। देखो, एनालाइज करो, और कोई और ना बढ़ ना पाए, क्योंकि जैसे ही कोई और बढ़ेगा तो ये जो तिकड़ी है, और इनकी आपस में नहीं बनती है, रूस और चाइना की बन रही है, लेकिन क्या रूस और US की बनती है? कभी नहीं बनती है, हमको पता है। लेकिन कोई चौथा ना आ जाए, उसके लिए ये तीनों कुछ भी करेंगे, ये कुछ भी करेंगे। आपको लगता है भारत में एक दृढ़ संकल्प वाला नेता देख के कोई भी विदेशी ताकत बहुत खुश होगी या खुश है? नहीं। चाहे बहुत खुशी खुशी गले मिले, चाहे वो शी जिनपिंग हो, व्लादिमीर पुतिन हो, या फिर जो बाइडेन हो। बाइडेन साहब को तो 2 बार पहले बताना पड़ता है कि ये हैं कौन, फिर वो मिलते हैं उससे। लेकिन ये आप आज की तारीख में जब इस ग्रोथ रेट पे हैं, एंड इंडिया इज अबाउट टू बिकम अ पावर टू रेकन विद, आप एक ऐसी ताकत बनने जा रहे हैं कि आप अगले 10 साल में अगर आप इसी प्रगति पथ पे रहे, तो इन, जैसे मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूं, इन तीनों में से एक का जगह आपके पास होगी। अब इस कॉन्टेक्स्ट में बांग्लादेश को देखिए। सिर्फ 2 मिनट और गुरु प्रकाश पासवान जी, सतीश जी, जस्ट 2 मिनट और बांग्लादेश को देखिए। आपको क्या लगता है कि अमेरिका के लिए बांग्लादेश, या CIA के लिए, या फिर MSS के लिए, या फिर FIS के लिए बांग्लादेश बहुत महत्वपूर्ण था? बांग्लादेश की इकोनॉमी क्या उनके लिए कुछ बहुत ज्यादा दिक्कत पैदा कर रही थी? क्या बांग्लादेश, क्या शेख हसीना को वो अपने आप हैंडल नहीं कर सकते थे? जो रिंग ऑफ फायर की मैं बात करता हूं, ये रिंग ऑफ फायर कोई आग नहीं लगी है। ये रिंग ऑफ फायर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, यानी भारत के तीनों ओर, ये जो 3 देशों का, कैन आई हैव दैट ग्राफिक बैक अगेन शर्मा, ग्राफिक ऑफ रिंग ऑफ फायर, ये जो तीनों एजेंसियां ओवरवर्क कर रही हैं, ये है वो रिंग ऑफ फायर जिससे हमें निकलना है। और ये निकलना बहुत आसान नहीं है, ये है वो रिंग ऑफ फायर। आप सोचिए 1 मिनट, बांग्लादेश अमेरिका के लिए, वो बांग्लादेश का आइलैंड इतना महत्वपूर्ण क्यों है? क्यों अमेरिका अपने ब्यूरोक्रेट्स को लगातार बांग्लादेश पिछले 2.5 साल से भेज रहा है कि मान जाओ, मान जाओ, मान जाओ? क्या बांग्लादेश 1 मिनट के लिए सोचिए इतनी बड़ी ताकत थी कि अमेरिका को दे सके? नहीं, बांग्लादेश को भारत का सपोर्ट था। देयर इज नो डाउट अबाउट इट, एंड देयर वाज नो डाउट अबाउट इट। ये जो व्यक्ति बांग्लादेश की राजनीति में एंट्री ली है, जरा इनसे पूछ लीजिए कि इनकी ग्रामीण बैंक को अमेरिका ने किस तरह से फ्रॉम नोबडी टू एवरीबडी बनाया है, फ्रॉम नोबडी टू एवरीबडी बनाया है।
मोहम्मद यूसुफ साहब को कैसे? कांट यू सी दैट इज अ प्रोडक्ट ऑफ द CIA? लेकिन ये सिर्फ बांग्लादेश के लिए नहीं हो रहा, ये हो रहा है क्योंकि अमेरिका को एक प्रेजेंस चाहिए भारत के करीब। अमेरिका इज द वन जो भारत को दिक्कत दे रहा है। बांग्लादेश में टॉपल करना इज जस्ट स्टेप 1। बांग्लादेश की सरकार को हटाना, शेख हसीना की सरकार को हटाना इज जस्ट स्टेप 1। असली टारगेट हम हैं भाइयों और बहनों, असली टारगेट भारत है, क्योंकि सबको दिक्कत भारत के विकास से है। सबको दिक्कत उससे है कि भारत के पास एक ऐसा प्रधानमंत्री है जो बोलता है राष्ट्र सर्वोपरि, हमारी इंटरनल पॉलिटिक्स अलग है। आप बीजेपी को पसंद करते हो, कांग्रेस को, सपा को करते हो, बसपा को, वो अलग है, वो हमारी इंटरनल पॉलिटिक्स है। जब बात देश की हो तो हम सबको एक होना चाहिए, और आज समय है। और इसीलिए मैंने कहा डोंट माइंड सेइंग इट कि रियल टारगेट इज अस। ये किसका काम था? CIA का था कि FSS का था कि MIS के, किसका था? सब देखना है। लेकिन दर्शकों, मेरे को दिक्कत तब होती है जब प्रधानमंत्री कहते हैं राष्ट्र सर्वोपरि, और हमारे प्रदेश की, हमारे देश में एक लौता प्रदेश जिसकी मुख्यमंत्री महिला है, वो कहती है कि मैं देश में आग लगा दूंगी। मैं बात कर रहा हूं ममता बनर्जी की। मैं कोई इंसिनुएट नहीं कर रहा हूं कुछ, मैं सिर्फ कह रहा हूं जैसे चीजें हुई हैं। और उस दिन जब मैं डिबेट कर रहा था तो बीजेपी के सांसद थे सुधांशु जी, उन्होंने कहा ये ममता दीदी आप कह रही हैं कि आग लगा देंगी, एक MLA MP तो आप जिता नहीं सकती हैं, यूपी से, दिल्ली से, बिहार से, तो आग कैसे लगाएंगे छत्तीसगढ़ में? कभी सोचा है आपने? जस्ट थिंक अबाउट इट। प्रधानमंत्री है जो कहता है राष्ट्र सर्वोपरि, एक प्रदेश की मुख्यमंत्री हैं जो अपने प्रदेश को नहीं संभाल पा रही हैं, वो कह रही है देश में आग लगा दूंगी। और इस सब के बीच एक ऐसी चीज होती है गुरु प्रकाश पासवान जी और अशोक सज्जनार जी कि द अमेरिकन डिप्लोमैट्स सडनली कुछ ऐसे खास नेताओं से मिलते हैं जिनका नॉर्मली बहुत ही एंटी अमेरिकन स्टैंड रहा है। एंटी अमेरिकन स्टैंड है उन नेताओं का, एन ओपन एंटी अमेरिकन स्टैंड है। पहले नेता बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी, अमेरिकन डिप्लोमैट मिलते हैं, कैन हैव द ग्राफिक, बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी से। एक दिन कुछ नहीं होता, अगले दिन समझ आता है कि ये हुआ क्या है। अमेरिकन डिप्लोमैट ओवैसी साहब से क्यों मिल रहा है? ओवैसी साहब के पार्टी के लोग आते हैं, नहीं आप समझते नहीं है, वो बहुत बड़े नेता हैं हैदराबाद के, वो बहुत बड़े वो हैं। अरे मैंने कहा साहब, ना लीडर ऑफ अपोजिशन, ना सेंटर में, क्या मतलब है? ये क्या हो रहा है? देन सडनली आप देखते हैं जम्मू कश्मीर के इलेक्शन अनाउंस होते हैं और अमेरिकन डिप्लोमैट इस बार किससे मिलते हैं? गुरु प्रकाश पासवान जी, ओमर अब्दुल्ला एंड फारूक अब्दुल्ला। देखिए हम डेमोक्रेसी हैं, हम रोकते नहीं है किसी को, चाइना की तरह जिसको मिलना है, जिससे मिलना है मिलो, डेमोक्रेसी है। आई एम टॉकिंग अबाउट ओमर अब्दुल्ला एंड फारूक अब्दुल्ला, एंड दैट्स देयर ऑन योर स्क्रीन्स। ये जम्मू कश्मीर के इलेक्शन अनाउंस होने के बाद होता है। आप समझ रहे हैं? गेम समझिए, व्हाट इज हैपनिंग इन इंडिया। आंखें खोलिए, कान खोलिए, वी हैव टू लिसन टू दिस, वी हैव टू सी व्हाट इज हैपनिंग इन आवर ओन कंट्री। हमारे अपने देश में क्या हो रहा है। एक प्रधानमंत्री है जो कहता है राष्ट्र सर्वोपरि, आप उसकी पॉलिसी से संतुष्ट हो ना संतुष्ट हो। आप मुझे बता दें, आज सतीश के सिंह जी बता दें, रत्नाकर त्रिपाठी बता दें, या प्रियंका भारती बता दें कि राष्ट्र सर्वोपरि से उनको क्या दिक्कत है। किसी को दिक्कत नहीं होगी, पॉलिसी से होगी। आई एम नॉट गोइंग टू माय पैनल राइट नाउ फॉर 1 more minute। वहां ममता दीदी, ममता बनर्जी, वो कहती है मैं देश में आग लगा दूंगी। आपसे अपना प्रदेश नहीं संभला, मां माटी मानुष की बात करने वाली भारत की बेटी को नहीं बचा पा रही और कह रही देश में आग लगा दूंगी। मैंने इसलिए यह क्रमबद्ध तरीके से बताने की कोशिश की है कि हमको समझना पड़ेगा नॉट ओनली द मैक्रो पिक्चर बट ऑल्सो द माइक्रो पिक्चर, कि देश में हो क्या रहा है। फ्रॉम बांग्लादेश टू इंडियाज ग्रोथ स्टोरी, यह अगले 10 साल का जो प्लान है भारत के पास, उसको डिस्टर्ब करने के लिए देयर इज अ काउंटर प्लान। देयर इज अ काउंटर प्लान।
जिसको हमको समझना है। यही है आज मेरे डिबेट का टॉपिक।